चलिए हम लोग जो है परमाणु संरचना से शुरुआत करते हैं। देखते हैं परमाणु संरचना, ये पहला चैप्टर है आपके सिलेबस। दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की शुरुआत हो और डाल्टन पे हल्की फुल्की चर्चा ना हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसको लेकर के एक कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है। और वो क्या है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत व्याख्या करता है परमाणु के संरचना की, नाभिक के संरचना की, पदार्थ के संरचना की। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पदार्थ की संरचना की व्याख्या करता है। पदार्थ, किसी पदार्थ का क्या स्ट्रक्चर है इससे संबंधित है, न कि परमाणु की संरचना से। डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु की कोई संरचना ही नहीं होती, परमाणु संरचना विहीन होता है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाल्टन ने ही किया था। एटम, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डाल्टन ने। और एटम शब्द किससे लिया गया है? एटोमियों से, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल या अनकटेबल। जिसका मतलब होता है अविभाज्य, जिसको विभाजित न किया जा सके, अविभाज्य। ठीक है ना? जिसको विभाजित करना संभव ना हो, जो अविभाज्य है। ठीक। और एक है मॉलिक्यूल शब्द ना। मॉलिक्यूल शब्द जो है किसने यूज किया था? एवोगैड्रो ने। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल, और ये एवोगैड्रो ने इस शब्द का प्रयोग किया था, एवोगैड्रो ने। ठीक है। देखा जाए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मैटर के स्ट्रक्चर की, द्रव्य के संरचना की व्याख्या करता है, न कि जो है परमाणु के संरचना की। ये पूछा गया पॉइंट है, इसलिए इसको हम नोट करेंगे। पूछा गया है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हमें लगता है कि परमाणु सिद्धांत है तो परमाणु की संरचना को बताता होगा, ठीक ना। लेकिन ये परमाणु की संरचना को नहीं बताता, बल्कि पदार्थ के, द्रव्य की संरचना को। तो अगला पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी deals with the structure of matter डाल्टन का परमाणु सिद्धांत
द्रव्य के संरचना की व्याख्या करता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यह परमाणु की संरचना की व्याख्या नहीं करता। डाल्टन के अनुसार तो परमाणु कैसा है? संरचना विहीन कण है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु की कोई संरचना नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अनुसार एटम इज स्ट्रक्चरलेस लेस पार्टिकल। डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु संरचना विहीन कण है। जैसे इलेक्ट्रॉन की कोई संरचना हम नहीं पढ़ते, प्रोटॉन की कोई संरचना हम नहीं पढ़ते, न्यूट्रॉन का संरचना नहीं पढ़ते, इनको हम संरचना विहीन मानते हैं। तो इन्होंने परमाणु को भी संरचना विहीन मान लिया था, जो कि सही नहीं है। ठीक है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है ये देखा जाए। फिर से ध्यान दें, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसको डील करता है? डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यह द्रव्य की संरचना की व्याख्या करता है। परमाणु की संरचना से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनके अनुसार, डाल्टन के अनुसार परमाणु संरचना विहीन होता है। परमाणु की संरचना इन्होंने बताया ही नहीं था। आगे देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। और अपने परमाणु सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, उसके निष्कर्ष के रूप में इन्होंने गुणित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का प्रतिपादन किया था। तो अगला पॉइंट, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन, एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द्रव्यमान, मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इसका प्रतिपादन जो है लेवासिये द्वारा किया गया था, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी जानते हैं, गिवन बाय known as father of chemistry। इन्हें जो है रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पे आधारित है? एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेवासिये द्वारा दिया गया था, और इनको रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक रसायन का जनक इनको माना जाता है। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको प्राउस्ट ने दिया था। दूसरा किस पे आधारित है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको प्राउस्ट ने दिया था। इन दो सिद्धांतों पर आधारित है डेफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम, डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था? बाय प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? एक तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, जिसको लेवासिये ने दिया था,
और उन्हीं को हम रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और दूसरा जो है निश्चित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर आधारित है, जिसको प्राउस्ट ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के अगला जो है, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। तो अगला, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप डाल्टन proposed the law of multiple proportion, law of multiple proportion। डाल्टन ने क्या प्रस्तुत किया? गुणित अनुपात का नियम। अपने परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। अब देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। अभी तो हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विषय में चर्चा किया है, अब इनका परमाणु सिद्धांत कहता क्या है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था अपने परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप। इनके परमाणु सिद्धांत से जो निष्कर्ष निकला उसके अनुसार इन्होंने एक नियम उसके आधार पर प्रस्तुत किया, जिसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, पहला देखिए इनका कहना है कि आइटम पदार्थ का, द्रव्य का अति सूक्ष्म, अविभाज्य, कभी नष्ट न होने वाला तथा संरचना विहीन कण होता है। इनका कहना है कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा, उससे छोटा पदार्थ का टुकड़ा संभव नहीं है। सबसे छोटा, कभी नष्ट न होने वाला, अविभाज्य तथा संरचना विहीन कण होता है। तो पहला इनका कहना है आइटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल indestructible and structureless particle of matter, structureless particle of matter। इन्होंने बताया कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा, विभाजित न होने वाला, कभी नष्ट न होने वाला तथा स्ट्रक्चरलेस, संरचना विहीन कण है। इन्होंने परमाणु को संरचना विहीन बताया, परमाणु की कोई संरचना नहीं होती है। दूसरा इन्होंने परमाणु के विषय में क्या बताया, लेकिन इनकी बात क्या आज के परिप्रेक्ष्य में सही है? ऐसा नहीं है। आइटम से भी छोटे पार्टिकल, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी जो है प्राप्त है अब। और परमाणु का विभाजन संभव है ना, हम परमाणु का विखंडन करते हैं, एक परमाणु को छोटे, दो परमाणु में दो छोटे परमाणु को जोड़ करके बड़ा परमाणु। और अगर हम आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत देखें तो हम द्रव्य को या परमाणु को नष्ट करके एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी पार्टिकल को
प्रकाश के वेग के बराबर वेग दे दें तो उसका संपूर्ण द्रव्यमान नष्ट हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, एनर्जी में। यद्यपि अभी तक किसी पार्टिकल को प्रकाश का वेग दे पाना संभव नहीं हो पाया है। दूसरा, यह इन्होंने अगला कहा कि परमाणु संरचना विहीन है, एटम इज स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, लेकिन ऐसा भी नहीं है। परमाणु की बहुत ही सुसंगठित संरचना होती है और पूरा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एक केमिस्ट्री ही पूरी पढ़ते हैं, परमाणु संरचना विहीन कण नहीं होता है। आगे इनका कहना है कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं। किसी भी तत्व के जितने परमाणु होते हैं उनके सभी गुण एक समान हैं, लेकिन यह भी जैसे ही समस्थानिकों की खोज हुई, आइसोटोप्स को जैसे खोजा गया, वैसे ही इनका यह पॉइंट भी कैसा हो गया, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हम हाइड्रोजन को ले लें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम स्टेबल पार्टिकल है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, तो इनके गुणों में असमानता है, इनके गुण समान नहीं है। तो अगला पॉइंट हम कहें, ऑल द आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर identical in all their properties. सब किसी तत्व के सभी परमाणु, all the atoms of an element, ये कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, आर आइडेंटिकल इन देयर प्रॉपर्टी। किसी तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में कैसे हैं? एक समान है। और इनका यह भी कथन क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। आगे इनका कहना है कि अलग अलग जो आइटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट के, वो परस्पर संयोजन करके आपस में जुड़ करके संयुक्त परमाणु, कंपाउंड आइटम का निर्माण करते हैं। और जिस को इन्होंने कंपाउंड आइटम कहा, उसी को इन दिनों हम क्या कहते हैं? अणु। उनके लिए बाद में एवोगैड्रो ने क्या नाम रखा उनका? अणु, मॉलिक्यूल, ठीक ना। इनका कहना है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो आइटम हैं वे एक निश्चित प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं, संयोजन करके कंपाउंड आइटम का निर्माण करते हैं। अगला, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऊपर लिखते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु डेफिनिट प्रोपोर्शन में, निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं और कंपाउंड आइटम, संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। तीसरा है आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine in a definite proportion, combine in definite proportion and for compound item, ठीक है ना। विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इनके परमाणु मॉडल से जुड़ी हुई बातों को हम, क्या छूट गया क्या, कुछ टिप्पणी के रूप में एक दो बात अभी जो हमने बताया ऊपर, उन्हीं को रिमार्क करके लिख लीजिए। रिमार्क
रिमार्क। पहला देखिए, इन्होंने कहा था कि आइटम इंडिविजुअल है, स्ट्रक्चरलेस है। तो आइटम जो है, पहला टिप्पणी, आइटम विभाज्य होते हैं, डिविजिबल होते हैं और उनकी सुसंगठित संरचना। तो रिमार्क में पहला, आइटम्स आर डिविजिबल विद वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। परमाणु विभाज्य होते हैं और इनकी सुसंगठित संरचना होती है, ठीक है ना। आइटम्स आर डिविजिबल विद वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। परमाणु विभाज्य होते हैं, इनकी सुसंगठित संरचना होती है। अगला, आइसोटोप यानी आइटम्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। समस्थानिक, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं की प्रॉपर्टीज में भिन्नता होती है। आइसोटोप, इन्होंने कहा था कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स ये क्या है? डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप यानी कि एक ही तत्व के अलग अलग जो परमाणु होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, भिन्न गुण होते हैं इनके, डिफरेंट प्रॉपर्टी, इनके गुणों में भिन्नता होती है। और तीसरा, ये थ्योरी आइटम के स्ट्रक्चर की व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना, बट ये एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को। इसमें सवाल पूछा गया है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ item but explain the structure of matter। यह परमाणु की संरचना की व्याख्या नहीं करता, does not explain the structure of item but क्या एक्सप्लेन करता है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, द्रव्य की, पदार्थ के संरचना की व्याख्या करता है, न कि परमाणु की संरचना की। अब आते हैं कैथोड रेस और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चले मिटा दें। अब देखते हैं कैथोड किरणें, और कैथोड किरणों के साथ ही हम इलेक्ट्रॉन की खोज पे चर्चा करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की गुण, उसकी उत्पत्ति, उसका स्वभाव। अगला देखते हैं कैथोड रेस और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज।
कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए, जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स, ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक प्रयोग किया और इनका प्रयोग जो है निम्न दाब पर वायुमंडलीय गैसों से विद्युत के विसर्जन, विद्युत के संचरण, धारा के प्रवाह से संबंधित था। इनका प्रयोग किससे संबंधित था? निम्न दाब पर वायुमंडल की गैसों से धारा के, विद्युत धारा के प्रवाह से। और इन्होंने अपने प्रयोग में यह देखा कि जब हम दाब जो है 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 या उससे नीचे कर देते हैं, तब विसर्जन नलिका से धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और धारा प्रवाह का कारण इन्होंने बताया कि शायद कुछ किरणें इधर से उधर जाती हो। और इस प्रकार से जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज किया। बाद में जे थॉमसन ने इसी के एक्सपेरिमेंट को दोहराया और इन्होंने फिर जो कैथोड किरणें प्राप्त किया, उनके गुणों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और उन कणों पर ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। तो कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स, दो साइंटिस्ट थे। दोनों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया, एक साथ नहीं किए थे, अलग अलग देश में, लेकिन दोनों का निष्कर्ष सेम था। इसलिए दोनों का नाम हम एक साथ जोड़ करके कहते हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए, जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स ने निम्न दाब पर वायुमंडलीय प्रयोग के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर दें। चलिए, इन्होंने क्या किया? लगभग 1 मीटर लंबी कांच की नलिका लिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका। और इसके दोनों किनारों पर इन्होंने क्या लगा दिया? इन्होंने धातु की प्लेटें लगा दी, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों में एक को उन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। 10,000 से 30,000 वोल्ट की बैटरी यूज किया गया था इन लोगों के द्वारा। और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। कितने वोल्ट की बैटरी? 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट की बैटरी यूज की गई थी। एक को इन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, दूसरे को पॉजिटिव। जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहा गया? कैथोड। और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहा गया? एनोड। ठीक है। और उसके बाद यहां इन्होंने एक निर्वात पंप लगाया, वैक्यूम पंप। और इन्होंने जब इतने 10 से 30,000 वोल्ट तक की बैटरी यूज की और अंदर का दाब अलग अलग रखते हुए, फिर इन्होंने क्या देखा कि निम्न दाब पर जब 10⁻⁻2 से -3 mm मरकरी तक हम जब यहां पर दाब रखते हैं, तो इन्होंने देखा कि धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया। लेकिन जब इन्होंने दाब जो है
अंदर की गैस का दाब लगभग 1 mm मरकरी रखा, ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटा देना। जब इन्होंने दाब 1 mm मरकरी रखा था तो क्या देखा, एट P = 1 mm, जब अंदर का दाब 1 मिलीमीटर मरकरी के बराबर, मरकरी का 76 सेंटीमीटर है, 760 mm मरकरी, ये कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब 1 mm मरकरी यानी एक वायुमंडल का इतना हिस्सा, ये हो जाएगा 1/760 एटमॉस्फेयर, इतना निम्न दाब रखा ना। और इस निम्न दाब पर इन्होंने क्या देखा, जब उच्च विभव की बैटरी लगाई, कि इन्होंने देखा कैथोड के पास एक हल्की सी चमक थी, देयर विल बी अ फाइन ग्लो अराउंड कैथोड। ग्लो अराउंड कैथोड, इसको मिटा दें, अराउंड कैथोड, कैथोड के इर्द गिर्द हल्की चमक थी, यहां हल्की चमक आ रही, ठीक है। उसके बाद डार्क स्पेस था, फॉलोड बाय डार्क स्पेस। अब यहां फिर डार्क था, डार्क स्पेस, ठीक है। ये ग्लो था, एक बहुत ही पतला फाइन ग्लो, बारीक ग्लो। और ये क्या था, डार्क, ये बना लिए हैं, मिटा दे इसको, डार्क स्पेस, डार्क स्पेस था। और इस डार्क स्पेस को हम क्रुक्स डार्क स्पेस कहते हैं, उन्हीं के नाम पर, क्रुक्स डार्क जोन या डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, क्रुक्स डार्क स्पेस या डार्क जोन के नाम से जाना जाता है। जो डार्क स्पेस था उसको क्रुक्स के नाम पर उसको रख दिया गया। उसके बाद जो है दूसरा ग्लो था, अगला ग्लो, अगला चमक, यहां फिर डार्क स्पेस के आगे फिर चमक था, इसको हम नेगेटिव ग्लो कहते हैं, नेगेटिव ग्लो, नेगेटिव ग्लो कहा जाता है। उसके बाद फिर डार्क था, फिर डार्क, जिसको हम फैराडेज डार्क जोन के नाम से कहते हैं। यहां लिख दे, यहां जगह बना के लिख देते हैं, फैराडेज डार्क जोन या स्पेस, डार्क स्पेस ही लिख दीजिए, डार्क स्पेस, इसको हम फैराडेज डार्क स्पेस कहते हैं। उसके बाद फिर जो है ग्लो था, उसके बाद फिर ग्लो था, जिस ग्लो को हम पॉजिटिव ग्लो के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव ग्लो। आगे फिर ग्लो था ट्यूब में, इधर फिर ग्लो जो कि एनोड तक फैला हुआ था, पॉजिटिव ग्लो, ग्लो अप टू एनोड, अप टू एनोड, एनोड तक फैला था, ठीक है ना। अगला दूसरा, ये तो हमने इस प्रेशर पर देखा,
लेकिन जब प्रेशर जो है एट P इक्वल टू 0.01 mm मर्करी, जब इतना mm कर दिया 0.01 mm मर्करी किया, तब क्या देखा, जो डार्क जोन था वो फैल गया एनोड तक। जो क्रुक्स का डार्क जोन था ये वाला, ये इस तरह का डार्कनेस पूरे ट्यूब में आ गई। लेकिन जो ट्यूब की दीवार थी इस पे चमक आ रही थी। ट्यूब के अंदर तो पूरा काला हो गया, लेकिन ट्यूब की दीवार पर चमक आ रही थी। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा था अंदर पे, और जिसको हम जिंक सल्फाइड कहते हैं, कोट लगा है, इनर कोट ऑफ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, और यह है जिंक सल्फाइड, किसी प्रदीपशील पदार्थ। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड को यूज किया गया था कि अंदर एक परत, इस प्रेशर पर जो है क्रुक्स डार्क जोन एक्सटेंड कर जाता है। क्रुक्स डार्क जोन या स्पेस एक्सटेंड अप टू एनोड एंड wall of tube glow remains glowing, चमकती रही। लिख लीजिए फिर कई, क्योंकि कई चीजें हो गई इसमें ना, बना लीजिए फिर आगे इसी चीज को लिखा दें। तो एक बार फिर से देखिए, हाँ बना लीजिए फिर समझाते हैं। हाँ इंग्लिश हो गया, हिंदी क्या हिंदी में लिखा दें अगर है? क्या हो गया अप टू, नहीं ये जैसे ये ना क्रुक्स डार्क स्पेस एक्सटेंडेड अप टू एनोड एंड वॉल ऑफ द ट्यूब रिमेन्स ग्लोइंग, यही तरह
अगर कुछ दिक्कत हो तो लिखा दें हिंदी में, बाकी ये इतना एक था। ठीक है, बाकी अगर एक भाषा में लिखेंगे तो हम अपना कार्यक्रम जल्दी पूरा करेंगे, दो भाषा में लिखेंगे तो वही चीज दो बार लिखाना पड़ता है तो डबल टाइम लग जाता है। हाँ, तो सिंपल है और हिंदी में सब बोले चले जा रहे हैं, जहाँ एक दो बार पढ़ेंगे सब समझ में आने लगता है। हो गया, चलिए देखते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। जब प्रेशर को कम कर दिया गया तो ये जो क्रुक्स डार्क जोन था ये वाला, ये पूरे पूरे ट्यूब में फैल गया, यानी पूरी ट्यूब काली हो गई। लेकिन जो दीवार थी विसर्जन नलिका की उसमें चमक कंटिन्यू थी। ठीक है, वो जल ही रही थी, वो चमक ही रही थी। इसका मतलब कि कुछ इनविजिबल रेज इधर से इधर जा रहे हैं, विजुअल होते तो यहाँ पे भी चमक दिखती, वो अदृश्य है, इनविजिबल है ना। पूरा यहाँ से यहाँ तो हल्की चमक थी, उसके आगे पूरा अंधेरा, और फिर यही केवल चमक आ रही थी। इसका मतलब कि जो किरणें हैं, कुछ अदृश्य किरणें यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, और जो एनोड के पीछे दीवार पर तो चमक उत्पन्न कर रही हैं, लेकिन रास्ते पर कोई चमक उत्पन्न नहीं कर रही है। पीछे क्यों चमक उत्पन्न कर रही है? क्योंकि यहाँ एक प्रदीप्तशील पदार्थ, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, जिंक साइनाइड की परत लगी थी। उसकी क्या विशेषता है? जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड हो या पोटेशियम बेरियम जिंक सल्फाइड हो या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, जिंक सल्फाइड हो या इसी तरह का पदार्थ है बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, ये हो या कुछ अन्य पदार्थ भी हैं, लेकिन उस समय जिंक सल्फाइड को यूज किया गया था। इस पे जब विकिरण गिरता है तो ये चमक उठता है, प्रकाश उत्पन्न होता है वहां से। ठीक है ना, मिटा दें सब, इसी चीज को लिखा देते हैं। Julius Plucker and William Crookes. Julius Plucker and William Crookes. While studying the conduction of electricity through atmospheric gases, under reduced pressure, observe that क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? देखिए, ऑब्जर्व दैट इन्होंने क्या देखा? एट P equal to 1 mm mercury, there is a glow, fine glow around the cathode. There is a fine glow around the cathode
followed by dark space, followed by dark space called Crookes dark space, called Crookes dark space, Crookes dark space. Then there is another glow. उसके बाद क्या है? दूसरी चमक. There is another glow. पहला तो इन्होंने देखा कि एक बारीक पतली चमक है कैथोड के इर्द गिर्द. उसके बाद क्या है? डार्क स्पेस, जिसे क्रूक्स डार्क स्पेस कहा गया. उसके बाद then there is another glow. Another glow called negative glow. जिसे नेगेटिव ग्लो कहा गया. फॉलोड बाय द फैराडेज डार्क स्पेस. followed by the Faraday dark space. ठीक है. उसके बाद जो है, जो बाकी स्पेस था, उसमें पॉजिटिव ग्लो एनोड तक फैला हुआ था. द रेस्ट ऑफ द ट्यूब कंटेन्स, रेस्ट ऑफ द ट्यूब कंटेन्स स्ट्रिएशन ऑफ पॉजिटिव ग्लो. ऑफ पॉजिटिव ग्लो. पॉजिटिव ग्लो अप टू द एनोड. आगे ट्यूब में एनोड तक ग्लो थी, फैली हुई थी, फैलाव था, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव ग्लो. ठीक है. चले. जब प्रेशर हम 10 टू पावर 0.0001 mm मरकरी कर दिए, तो जो क्रूक्स डार्क जोन था वो एनोड तक फैल गया, यानी पूरे ट्यूब में पूरी ट्यूब काली हो गई. लेकिन जो विसर्जन नलिका की दीवार थी उसमें चमक आ रही थी. ठीक है, मिटा दे ऊपर. at P equal to 0.01 mm mercury. The Crookes dark zone extended and the wall of the tube so glowing. Wall of the tube so glowing.
इस प्रकार से इन्होंने क्या खोजा? कैथोड किरणों की खोज किया। इस प्रकार से इन्होंने क्या देखा कि जो कुछ इन्होंने आगे देखा, यानी चमक उत्पन्न होने का कारण क्या बताया गया कि कुछ किरणें इधर से उधर जा रही हैं, और इस प्रकार इन्होंने कैथोड किरणों की खोज किया। पॉजिटिव ग्लो अप टू द एनोड, पॉजिटिव ग्लोज के ये स्ट्रिएशन पट्टियां। हाँ, आगे देखा जाए, जो ग्लो था ट्यूब की वॉल पर, वो कुछ इनविजिबल रेज के कारण था जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। ग्लो ऑन द वॉल was due to invisible rays traveling from cathode to anode. Thus, इस प्रकार से इन्होंने किसको खोजा? कैथोड रेज को। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने नहीं किया। Thus, they discovered the cathode ray. इस प्रकार इन्होंने कैथोड किरणों की खोज किया। किसने? जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स ने। Thus, they discovered the cathode ray. इस प्रकार इन्होंने कैथोड किरणों की खोज किया। अब देखा जाए, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने रिपीट किया, और इन्होंने भी इस बात की पुष्टि किया कि कुछ इनविजिबल रेस कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और वही ग्लो उत्पन्न कर रही हैं। तो कैथोड किरणों के खोज का श्रेय तो इन्हें नहीं जाता, लेकिन उसके बाद कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया। गुणों का अध्ययन जे हिटार्फ ने 1869 में कुछ गुणों को बताया, फिर विलियम क्रूक्स ने 1870 में, उसके बाद फिर जे पेरिन ने 1895 और फाइनली 1897 में जे थॉमसन ने इनके गुणों का और विस्तारित अध्ययन किया और यह कन्फर्म किया कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलके बनी होती हैं, जिसका नाम जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन रखा, उनके नेगेटिव चार्ज के कारण। बाद में स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने इनके विद्युत चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया, और जब भी कोई आवेशित कण चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये भी उत्पन्न कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन भी। उन्होंने इनके विद्युत चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद यह स्पष्ट यह कहा कि इसका नाम तो नेगेट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन रख देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो है जब उनका प्रस्ताव आया इलेक्ट्रॉन रखने का, तो लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है ना? तो नाम देने का क्रेडिट किसको जाता है? स्टोनी को, और रखा किसने? लॉरेंज। प्रस्ताव उनका था, रखा इन्होंने था, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाम के साथ पूर्णतः अस्तित्व में आ गया। तो चलिए
जे थॉमसन, अगला पॉइंट, ने रिपीट किया इनके एक्सपेरिमेंट को और यह बताया, जे थॉमसन रिपीटेड above experiment and show that या prove that certain, वही बात इन्होंने कही, इनविजिबल रेज ट्रेवल फ्रॉम, बट इनको खोज की क्रेडिट नहीं दी जा रही है कैथोड किरणों के, ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड प्रोड्यूस लाइट ब्लू ग्लो, हल्की नीली चमक, ग्लो, हल्की नीली चमक उत्पन्न किया ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब बिहाइंड एनोड कॉल्ड कैथोड रे। ध्यान देंगे कि इन्होंने वही बात बताई, उसी बात की पुष्टि किया। जब एक्सपेरिमेंट दोहराया तो बताया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और विसर्जन नलिका, एनोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं, जिसे कैथोड रेज नाम दिया गया। लेकिन इनको इसके खोज की क्रेडिट नहीं दी जाती है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। अच्छा, इनकी ओरिजिन देख लें, कहां से उत्पन्न होती है, फिर आगे चलते हैं। एक प्रश्न आता है कि कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं कैथोड की सतह से, विसर्जन नलिका की सतह से, या जो गैसें भरी हैं उन गैसों से, कहां से उत्पन्न होती हैं? एक सवाल। हाँ, कैथोड की सतह से उत्पन्न होते हैं, उसी पे एक चर्चा करनी है। ओरिजिन ऑफ कैथोड रे, मिटा दें सब। बैठा दें। ओरिजिन ऑफ कैथोड रे, कैथोड किरणों की उत्पत्ति। देखिए, हम जब इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो होता क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन जो है, जो बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां से चल के कहाँ आ जाता है? इस कैथोड की सतह पर इलेक्ट्रॉन सतह पर आके फैल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जिस प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी में जाते हैं। तो यहाँ प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी पे चले गए तो प्लेट पे कैसा आवेश आ गया? धन आवेश। ठीक है, तो जो प्लेटें होती हैं कैथोड पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश, और एनोड पर धन आवेश। जब हम निम्न दाब पर उच्च विभव आरोपित करते हैं, इन पर निम्न दाब पर उच्च विभव आरोपित करते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 वोल्ट तक की बैटरी यूज किया गया, तो यहाँ कैथोड की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ते हैं।
कैथोड की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, निम्न दाब पर जब इनके बीच उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड की सतह से निकल जाते हैं। और फिर होता क्या है, इसमें जो भी गैस भरी है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी गैस हो, हमने यहाँ हाइड्रोजन भर दिया, इस रास्ते में इन गैसों से टकराते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ टकराया तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन एटम था किसमें बदल गया, हाइड्रोजन आयन में। ये हाइड्रोजन आयन, ये तो इधर गया और ये इसी समय इधर चल देता है। ठीक है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, यहाँ आएंगे पॉजिटिव प्लेट द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लिए जाते हैं। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पड़ता है अगला, और ये यहाँ आकर के एक इलेक्ट्रॉन को इसके ले लेता है। प्लेट से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक तो हवा में सीधे चल दिया और एक किसके द्वारा ले लिया गया, इस हाइड्रोजन आयन द्वारा, और ये फिर इस तरह से यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन अगला जो निकला इससे फिर टकरा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कैथोड किरणें, ये तो कैथोड रेज हो गए, ये क्या हो गया, कैथोड रेज, और ये क्या हो गया, एनोड रेज या धन किरणें। तो कैथोड किरणें प्राथमिक रूप से ये कैथोड की सतह से निकल रही हैं और धन किरणें विसर्जन नलिका में जो गैस भरी है उसके आयनन से। ठीक है ना, तो कैथोड रेस प्राथमिक रूप से ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, कैथोड की सतह से, और धन किरणें विसर्जन नलिका में जो गैसें भरी हैं उसके आयनन से, उसके आयोनाइजेशन से उत्पन्न होती हैं। तो देखा जाए, कैथोड रेज arise from the surface of cathode, while arise from the surface of cathode, while एनोड रे, जबकि एनोड किरणें arise ड्यू टू किसके, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैसों के आयनन से, गैसेस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका में भरी गैसों के आयनन से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, अब एनोड किरणों का भी उत्पत्ति यही बताती है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कैथोड की सतह से, और धन किरणें विसर्जन नलिका में भरी गैसों के आयनन से। कैथोड किरणें तीव्र गति से चलते हुए इलेक्ट्रॉन है और धन किरणें उसके विपरीत दिशा में चलते हुए धन आयन है, इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि धन आयन। और ये बात गोल्डस्टीन ने सबसे पहले बताया था कि एनोड किरणें धन आयनों से बनी होती हैं, लेकिन सभी धन आयन प्रोटॉन हो ये जरूरी नहीं है। जब विसर्जन नलिका में आप हाइड्रोजन गैस लेंगे तब तो जो धन आयन है वही प्रोटॉन है, लेकिन यदि आपने हीलियम या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई और गैस ले लिया तो धन आयन प्रोटॉन हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ लोग प्रोटॉन के खोज की क्रेडिट गोल्डस्टीन को देते हैं, बाकी लोग नहीं देते, कहते हैं नहीं रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोजा है, दोनों का नाम आता है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन भी खोजा था ना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। उसी रदरफोर्ड ने ही यह बताया था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले कि परमाणु के नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को निकालने में
उसकी पहचान करने में, उसका नामकरण करने में और यह प्रूव करने में कि हर परमाणु नाभिक के अंदर धनावेशित पार्टिकल यानी प्रोटॉन होता है। ठीक है, और इन्होंने एनोड किरणों को देखा। हर एनोड किरण प्रोटॉन हो ये जरूरी नहीं है ना। हीलियम का आयन He+ प्रोटॉन थोड़ी होता है, O+N+, नाइट्रोजन का कैटायन, ऑक्सीजन का कैटायन प्रोटॉन नहीं होता है। लेकिन हर नाभिक में पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन उन्होंने कहा और उसको निकाला बाहर, नाभिक से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की और उसकी पहचान करने में। इसलिए प्रोटॉन की खोज की क्रेडिट रदरफोर्ड को ही देते, दोनों लोगों को है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे एनसीईआरटी इस पर कुछ बोलता ही नहीं, कुछ नहीं दिया है। और कुछ किताबों में गोल्डस्टीन, कुछ में रदरफोर्ड, कुछ में दोनों को दिया जाता है। जो हमने डॉक्टर H.C. श्रीवास्तव की किताब हम पढ़ने को आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, उसमें लिखा है उन्होंने, H.C. श्रीवास्तव जी ने, कि इसकी खोज की क्रेडिट दोनों को जाती है। लेकिन कुछ लोग इनको, जो इनके पक्ष के हैं, जो उनके लोग हैं, उनको कोई प्रश्न आया था ऐसा? अच्छा, तो लोक सेवा आयोग में तो बहुत गलत भी प्रश्न मानते हैं। वो हमने बताया कि मेरा मानना है, रदरफोर्ड को हम मान रहे हैं कि मेरे हिसाब से इनको ज्यादा क्रेडिट मिलनी चाहिए और बाकी सबका अपना अपना पक्ष है। और यदि ये रहता है कि किसी प्रश्न पर किसी प्रश्न पे दो विकल्प सही बनते हैं तो बोर्ड या आयोग जिसको सही कहेगा वही माना जाएगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, तो अगर एक के दो सही विकल्प दो संभव है तो जो इसको उन्होंने कहा है वो माना जाएगा। चलिए अभी हम यहाँ पहुंचेंगे तब चर्चा करेंगे, अभी तो इसको देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। कितना समय हो गया? 10:30 हो गया। 10? चलिए, अच्छा हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। यहां से कल देखा जाएगा कैथोड रेज। कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, अब यद्यपि हमारा स्तर वहां तक का नहीं है कि हम उनको बताएं, लेकिन किताबों से, स्रोतों से जो मिलती है जानकारी, उससे मुझे लगता है कि ज्यादा श्रेय इन्हीं को जाना चाहिए, रदरफोर्ड को। किसकी? ठीक, हमने बताया कि दोनों का नाम, किसी में इसका नाम है, किसी में उसका नाम है, किसी में दोनों का नाम है, किसी में किसी का नाम नहीं दिए हैं।